अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हेनॉच शॉनल एंड परप्यूरा। हेनॉच शॉनल एंड परप्यूरा का सबसे पहले ये केस प्रेजेंट किया है कि एक 7 साल का बच्चा है, इस पिक्चर को भी देखें, और ये बच्चा जो है एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करता है। रैश है मेनली उसकी बैक ऑफ हिज एल्बो पे, ठीक है, और ये इसके शिन, एंकल और बटक्स पे भी रैश है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन पे बच्चे को जनरलाइज्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस भी है, टेंडर स्वेलिंग दोनों एंकल्स पे और नी पे भी है, और रैश ऐसी है कि जब उसको प्रेस किया जाए तो वो ब्लेंच नहीं हो रही। कंप्लीट ब्लड काउंट किया गया, यूरिन एनालिसिस भी बच्चे की नॉर्मल आई, पीटी, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, प्लेटिलेट काउंट सब नॉर्मल है, ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन भी नॉर्मल है। यूरिन एनालिसिस में लेकिन हेमेचूरिया और प्रोटीन यूरिया मिला है, बाकी स्टूल ग्वाइक पॉजिटिव है। स्टूल ग्वाइक यानी फीकल जो अकल्ट ब्लड टेस्ट होता है ना कि फीसिस में ब्लड है, उसको कहते हैं स्टूल ग्वाइक टेस्ट, ठीक है। तो ये टिपिकल केस है हेनॉच शॉनल परप्यूरा का। सबसे पहले याद रखें कि हेनॉच शॉनल परप्यूरा जो है ये एक स्मॉल वेसल, मोस्ट कॉमन स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस सिंड्रोम होता है बच्चों में, ठीक है। ये एक्चुअली स्मॉल वेसल्स की इन्फ्लामेशन है और कैपिलरीज की, पार्टिकुलरली जो स्किन में है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में और किडनी में जो वेसल्स है ना स्मॉल वेसल, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको कहते हैं हेनॉच शॉनल परप्यूरा। तो होगा ये तब जब पहले कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, पार्टिकुलरली हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, माइकोप्लाज्मा और एडिनो वायरस, इनसे जो है ना 1 से 3 हफ्ते पहले इन्फेक्शन हुआ होगा, फिर ये इस तरह की वास्कुलाइटिस हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इसका ऑनसेट जनरली 3 साल की उम्र के बाद होता है, तो इसमें मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है। अब इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग ये है, हेनॉच शॉनल परप्यूरा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है पाल्पेबल परप्यूरा, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसको कहते हैं नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, यानी प्लेटिलेट काउंट बच्चे का नॉर्मल आया है, तो ये पाल्पेबल परप्यूरा होता है। मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट सिम्टम यही पाल्पेबल परप्यूरा होता है। ये ब्लैंच करेगा, इनिशियली प्रेशर देने पे ब्लैंच करेगा। इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसमें से एरिथ्रोसाइट्स जो है बाहर निकल आएंगे, असल में बाहर निकल आए हैं टिश्यू के अंदर, जो सराउंड कर रहे हैं इन्वॉल्व विन्यूल्स को, यानी जो विन्यूल्स हैं ना जिनकी इन्फ्लामेशन हुई है, उनमें से एरिथ्रोसाइट्स एक्स्ट्रावाजेट होकर बाहर आ गए हैं। तो ये परप्यूरिक मैक्यूल यूजुअली लेग्स, फीट, बटक पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंटायर बॉडी भी इन्वॉल्व हो सकती है। फिर ये प्रोग्रेस होकर बड़ा लार्ज हेमरेज बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पाल्पेबल परप्यूरा, पार्टिकुलरली एल्बोज पे और नीज पे, ठीक है। तो localized area of subcutaneous edema that affect the forehead, dorsa of the hand and feet, periorbital area, lips, scrotum, तो इन जगहों पे सबकुटेनियस एडिमा भी होगी, ठीक है, लोकलाइज्ड। तो अब जो है इसमें दूसरी क्लिनिकल फाइंडिंग, एक तो हो गई पाल्पेबल परप्यूरा, नंबर 2 होता है इसमें आर्थराइटिस। आर्थराइटिस और आर्थरेलिया बच्चों को होता है, इसमें ट्रांजिएंट होगा इन्वॉल्विंग द लार्ज जॉइंट्स। मोर देन 2/3 ऑफ द बच्चों में जिनको हेनॉच शॉनल परप्यूरा उनको आर्थराइटिस भी होगा, ठीक है। तीसरा इसमें जिस तरह केस भी था अब्डोमिनल पेन, कॉलिक की एब्डोमिनल पेन 50% या उससे भी ज़्यादा में होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से, क्योंकि उसमें हेमरेज हो रही है और इडीमा प्राइमरीली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हेमरेज और इडीमा स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रही है, हेमरेज भी इडीमा भी, इसलिए इसमें जीआईटी में कॉलिक की पेन हो रहा है। तो मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट्स में हमें फीटल ओकल ब्लड टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। बज़ाहिर स्टूल में ब्लड नज़र नहीं आएगा, लेकिन अकल्ट होगा, और डायरिया हो सकता है विथ या विदाउट विजिबल ब्लड, या हेमेटेमेसिस हो सकती है, इंट्यूससेप्शन भी इनमें हो सकती है, ठीक है। रीनल पे आ जाए, किडनी इनकी 25 से 50% बच्चों में इनमें रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रोटीन यूरिया, हेमेच यूरिया, हाइपरटेंशन, नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस या अक्यूट रीनल फेलियर। टेस्टिकुलर टॉर्जन भी इनको हो सकती है, ठीक है। न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन इन बच्चों में सेरिब्रल हेमरेज होना, सीजर्स, हेडेक और बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है। तो ये हमने देखे पाल्पेबल परप्यूरा है, आर्थराइटिस होगा, एब्डोमिनल पेन, रीनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब किस तरह से हम इसको डायग्नोस करें, यहाँ पर भी एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें हेनॉच शॉनल परप्यूरा में बच्चे को रैश हो गई है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आपने याद रखना है रूटीन लैब टेस्ट इसमें स्पेसिफिक नहीं है, ना ही डायग्नोस्टिक है, इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसमें हमें इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन टिपिकल रैश इज़ प्रेजेंट। हावेवर 25% बच्चों को रैश जो है वो मैनिफेस्टेशंस के बाद अपीयर होती है, तो इसीलिए डायग्नोसिस बनाना मुश्किल हो जाता है। बाकी सिम्टम्स होंगे, रैश नहीं होती ज़्यादातर 25% को, तो फिर उस केस में मुश्किल हो जाता है डायग्नोसिस बनाना। कंप्लीट ब्लड काउंट हम करेंगे, वो हमें इसमें नॉर्मल मिलता है, कोई प्लेटलेट्स वगैरह का मसला नहीं है। हेमेचूरिया और प्रोटीन यूरिया जो है हमें मिलेगा।
इससे भी इशारा जाएगा हिनोच ऑनलाइन की तरफ। ब्लड कोगुलेशन स्टडीज़ भी बिल्कुल नॉर्मल है। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे ताकि इंटरसेप्शन को रूल आउट करें, ठीक है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। सीरम आईजीए इसमें बढ़े हुए होंगे। एएसओ टाइटर फ्रीक्वेंटली रेज्ड होता है और थ्रोट कल्चर भी ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए पॉजिटिव आता है। रीनल बायोप्सी पे हमें इसमें मेसेंजर डिपोजिशन ऑफ आईजीए, आईजीएम, C3 एंड फिब्रिन मिलेगा। जब रीनल बायोप्सी करेंगे तो वहाँ में मेसेंजर डिपोजिशन होगी आईजीए, आईजीएम, C3 एंड फिब्रिन की, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिनोच ऑनलाइन परप्यूरा। अब यही कंडीशन आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटरसेप्शन करवा सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज होगा, बॉवल परफोरेशन, आर्थराइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर भी 5% में, और ये वही टेस्टिकुलर टॉर्जन, ठीक है। तो इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है नॉच ऑनलाइन परप्यूरा का, 2 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। एक तो इसमें बच्चे में पाल्पेबल परप्यूरा हो, ठीक है, जिस तरह ये फिगर है इस तरह का पाल्पेबल परप्यूरा हो। दूसरा, बच्चे की एज 20 साल से कम उम्र का हो। तीसरा, या फिर उसमें बॉवल एंजाइना हो। बॉवल एंजाइना यानी खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल एब्डोमिनल पेन या ब्लडी डायरिया, ठीक है, तो बावल एंजाइना हो। चौथा, बायोप्सी पे हमें इंट्राम्यूरल ग्रेन्युलोसाइट्स मिले इन द स्मॉल आर्टीरियोल्स एंड और वेन्यूल्स, ठीक है। स्मॉल आर्टीरियोल्स या वेन्यूल्स में बायोप्सी पे इंट्राम्यूरल ग्रेन्युलोसाइट। तो अब यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल क्या बनता है? ये डिफरेंशियल है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ITP, ठीक है, उससे भी कर रहा है जिम्बल। तो इसमें जो हम डिफरेंशियल बना रहे हैं, इसमें डिफरेंशियल इसको आपने डिफरेंशिएट करना होगा इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा से। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? प्लेटिलेट काउंट, क्योंकि यहाँ हम इस कंडीशन में हिनोच ऑनलाइन में हमने देखा प्लेटिलेट नॉर्मल ही है, ITP में लेकिन आपको प्लेटिलेट्स जो है वो लो मिलेंगे, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे। दूसरा, पाल्पेबिलिटी भी है, यहाँ पाल्पेबल जो है रैश है वहाँ नॉन पाल्पेबल होती। मेनिंजोकोक्सीमिया से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मेनिंजोकोक्सीमिया इज़ द ओनली वन जो अक्यूटली सिक टॉक्सिक या सेप्टिक चाइल्ड में होगी, फीवर, परफ्यूजन, पुअर परफ्यूजन, शॉक, ठीक है। जबकि हिनोच ऑनलाइन में बच्चा बिल्कुल जो है वेल अपीयरिंग होगा इनिशियल प्रेजेंटेशन पे। मेनिंजोकोक्सीमिया जल्दी स्प्रेड कर जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। फिर दूसरा, आपने इसको चाइल्ड अब्यूज़ से भी डिफरेंशिएट करना है। चाइल्ड अब्यूज़ से कैसे करोगे? चाइल्ड अब्यूज़ में ब्रूज और इकाइमोसिस होते हैं, इस तरह के पेटिकिया नहीं होंगे, परप्यूरा नहीं होंगे, ठीक है, तो ये भी हमारा डिफरेंशियल है। और ब्रूज एटिपिकल लोकेशंस पे होंगे, जैसे एक्सीडेंटल ट्रॉमा, अपर इनर आर्म्स, इन जगहों पे होंगे, फेस, साइड ऑफ द फेस, बटक, ईयर, थाई। और पैटर्न इंजरी होगी, जैसे चमाट मारी होगी चाइल्ड अब्यूज़ में, तो हैंड स्लैप बना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह आपको इसको SLE से भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम से आपने डिफ्रेंशिएट करना है, उसमें जो है एब्सेंट होगा, ये रैश नहीं होता, उसमें पेटिकिया एब्सेंट होगा या पेटिकिया होंगे अगर प्लेटलेट काउंट लो है, ठीक है। और जो SLE है उससे भी आपने डिफरेंशियल, SLE में तो हमें मेलार रैश मिलता है और बाकी भी बहुत से डिफरेंशियल हैं, ठीक है। तो इन सबसे ये आपके डिफरेंशियल होंगे। अब आ जाए मैनेजमेंट पे, तो हिनोच ऑनलाइन परप्यूरा की जो मैनेजमेंट होती है, ट्रीटमेंट, इसमें सपोर्टिव ही हमने देना होता है, ठीक है। जनरल और सपोर्टिव केयर ही हमने इसमें देनी होती है, ठीक है, बच्चे को, जिसमें यानी मेजॉरिटी बच्चे जिनको IgA वास्कुलाइटिस है तो सेल्फ लिमिटिंग कोर्स होता है, घर पे ही मैनेज हो सकता है। रेस्ट देनी है, ठीक है, अक्यूट फेज़ के दौरान, क्योंकि जब जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है। हाइड्रेशन, अच्छी फ्लूइड हाइड्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें GI अपसेट भी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पेन के लिए आप जो है पेन कंट्रोल पैरासीटामोल से करोगे, एसिटामिनोफेन फर्स्ट लाइन, और या फिर जॉइंट पेन के लिए एनसेड्स भी दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सिन, ठीक है, आर्थराइटिस वगैरह एनसेड्स, लेकिन याद रखें अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट एब्डोमिनल पेन और GI ब्लीडिंग हो रही है ना, या किडनी इंपेयरमेंट है, तो वो और इनको और वर्सन कर सकता है, तो एनसेड्स ज़्यादा अवॉइड किए जाते हैं, पैरासीटामोल ज़्यादा सही है। दूसरा, हम इसमें जो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस हैं या सिम्टम्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट है ना, उसमें सबसे पहले जॉइंट पेन के लिए एनसेड तो मैंने आपको बताया, बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ होते हैं। एनसेड अगर नहीं देना ना, क्योंकि रीनल इन्वॉल्वमेंट है या GI का मसला है, तो हम स्टीरॉइड्स देते हैं, शॉर्ट ओरल कोर्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन देने होते हैं, 1 मिलीग्राम पर kg पर डे, 2 हफ्तों तक, सीवियर डिजीज़ में। लेकिन इट मे प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर द सीवियर GI या जॉइंट मैनिफेस्टेशन, बट डू नॉट हेल्प विद द रीनल और स्किन मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन और रिसेक्शन ऑफ द इंट्यूसेप्शन, ठीक है, जो इंट्यूसेप्शन हुई है बच्चे को, अगर मोस्ट सीरियस GI कॉम्प्लिकेशन जो है, इंटेस्टाइन एक दूसरे के अंदर चली जाती है, तो कोई भी बच्चा जिसको सीवियर या सडन परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन है, तो उसमें आपने जल्दी इंट्यूसेप्शन के लिए इवेल्यूएट करना होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट सर्जिकल और रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन पर करनी होगी, तो उसकी हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन करेंगे। और माइल्ड एब्डोमिनल पेन तो एसिटामिनोफेन से सही होगा, वरना ओरल स्टीरॉइड से फ़ायदा देगा।
क्रोनिक या रिकरेंट हिनोज शॉनल परप्यूरा जो है पल्सिस डोज ऑफ IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन को रिस्पॉन्ड करेंगे। 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे आप दोगे, मैक्सिमम 1 ग्राम तक जा सकते हो 3 दिन डेली फॉर 3 डेज। उसके बाद 1 to 2 टाइम वीकली दोगे, फिर टैपर कर दोगे। मैनेजमेंट ऑफ द रीनल इन्वॉल्वमेंट में आपने एजाथायोप्रीन देनी है, साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोस्पोरिन और माइकोफिनोलेट मॉफेटल। ठीक है, ये रीनल डिजीज़ के लिए है। रीनल में आपने क्योंकि इसमें IgA नेफ्राइटिस हो जाता है तो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करनी होती है। BP चेक करते रहोगे, यूरिन एनालिसिस रेगुलरली, हेमेचूरिया, प्रोटीनूरिया के लिए सीरम क्रेटिनिन, ये 6 से 12 माह तक आपने करना है। माइल्ड रीनल इन्वॉल्वमेंट में कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीवियर अगर नेफ्राइटिस हुआ या नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो उसमें आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं, हाई डोज इम्यूनोसप्रेसेंट दोगे, माइकोफेनोलेट, मॉफेटल, साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल के AC इनहिबिटर ARBs ये भी दोगे। ठीक हो गया। तो लास्ट में इसकी प्रोग्नोसिस है, हिनोज शॉनल परप्यूरा है सेल्फ लिमिटिंग, प्रोग्नोसिस इसकी रिकवरी अच्छी होती है, रिकरेंस इसमें 4 से 6 हफ्तों के अंदर हो जाती है। 15 से 60% बच्चों को दोबारा ये रिकर करती है 4 से 6 हफ्तों के बाद। तो उसमें लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी जो है क्रोनिक रीनल इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, किडनी अगर एक बार इन्वॉल्व हो जाती है, एंड 1 to 2% बच्चों में, एंड 8% इन दोज हु डेवलप एंड स्टेज रीनल डिजीज़। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो से कावासाकी डिजीज़ स्टार्ट करेंगे।